तुम मेरे बारे में सोच रही हो? हाँ। मैं क्यों आपके बारे में सोचूं? सो दिस इज द स्टोरी ऑफ नंदिनी, राजस्थान जैसे दिखने वाले गुजरात में रहने वाली एक लड़की जो कुछ ज्यादा ही सीधी है। कुछ हो गया तो? क्या होगा? बच्चा, उन्होंने पहली बार मुझे चूमा, फिर आप माँ बनी। वो एक काफी ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करती है, जहाँ संगीत को पूजा समझा जाता है और बेटियों को पराया धन। पति ही औरत का सब कुछ होना चाहिए, यही इस खानदान की मर्यादा है। फिर एक दिन कहानी में एंट्री होती है समीर की, जो इटली से आया है संगीत सीखने। Cool, I like it here already. मेरा कमरा किधर है? क्योंकि अपेरेंटली नंदिनी के पापा इज अ ग्रेट म्यूजिशियन एंड समीर वांट्स टू बी हिज शिष्य। मेरा ज्ञान और मेरा संगीत बिकाऊ नहीं है बेटा। लेकिन गाना सीखते सीखते उसे नंदिनी से प्यार हो जाता है। पिछले 8 महीनों से ये तमाशा हमारे पीठ पीछे चल रहा है और किसी को कानून का खबर तक नहीं हुई। अबे जब ये चिड़ीमारी सबके सामने कर रहे थे तब भी नहीं दिखा। नंदिनी मेरा विश्वास है। जितने स्ट्रिक्ट पेरेंट्स उतनी चंट बेटी। सो ऑब्वियसली इस रिश्ते के लिए पापा नहीं मानेंगे, क्योंकि वो पहली मुलाकात में एक अजनबी को अपना बेटा मान सकते हैं, कई महीनों तक उसे घर पे फ्री में रखकर खिला सकते हैं, और तो और हर एक फैमिली फंक्शन में उसे घर का सदस्य भी मान सकते हैं। लेकिन जैसे ही बात प्यार की आएगी, जाओ। और इस आदमी को आवाज की सच्चाई बहुत अच्छे से सुनाई देती है। लेकिन उसी के साथ साथ तुम्हारी रूह भी नेक लगती है। तुम्हारी आवाज में एक सच्चाई है। बस बस। सो हियर कम्स वनराज। नहीं, ये वाला वनराज, जिसका सिर्फ डांस ही नहीं बल्कि सिंगिंग भी माशाअल्लाह है। बस सुरों की और ताल की कमी है। लेकिन बताओ यार, इस गोरे ने अजय भाई से वो करवा दिया जो प्रभुदेवा से लेके गणेश आचार्य तक नहीं करवा पाया। बस बस। सो वनराज इज अ नाइस मैन, लेकिन उसका दुश्मन सिर्फ डांस ही नहीं बल्कि उसकी खुद की बहन भी है। भले उसका रंग गोरा है, आपका सांवला है, उसकी आंखें नीली हैं, आपकी काली हैं। ऐसे कौन बोलता है भाई? पर वनराज के पास कुछ ऐसा है जो और किसी के पास नहीं है, आपका खूबसूरत दिल। लेकिन शादी के बाद जब भाई नंदिनी से प्यार से बात करने जाता है तो नंदिनी कहती है अगर पति पत्नी का रिश्ता यही है तो ठीक है। बट एज आई सेड, ही इज अ नाइस मैन। शादी सिर्फ जिस्म का रिश्ता नहीं, मन का मिलन है, आत्मा का रिश्ता है। अच्छा, तो अभी क्या कर रहा था? क्या बकवास कर रही हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? भाई यू आर ट्राइंग टू बैंग हर एट 4। और जब वनराज को समीर का लेटर मिलता है जो कि नट्टू काका लेके आए हैं, तो उसे ये समझ में आ जाता है कि इस फिल्म में तो उसे नंदिनी और विमल दोनों ही खाने को नहीं मिलेंगे। नॉर्मली मैं दिन में खाता नहीं हूँ, गुटखा खा लेता हूँ ना तो भूख नहीं लगती। पर एक अच्छा पति होने के नाते अब वो जो करेगा उसे इतिहास में ना तो किसी ने किया है और ना ही आगे कोई करेगा। अपनी पत्नी को इटली ले जाना चाहते हो उसके लवर से मिलवाने? लोग हंसेंगे तुम पर। लेकिन इटली जाके जब वनराज भाई की इटालियन सुनता है, मैं इटालियन भी बहुत अच्छी बोलता हूँ, सुना आपने? बट फाइनली वो नंदिनी और समीर को मिलवाता है, और नंदिनी एक अच्छी पत्नी होने के नाते अपने पति का आशीर्वाद लेके बॉयफ्रेंड के पास जाएगी। That's पगली। मतलब भाभी ने इंडिया में कभी सिंदूर नहीं लगाया, अपने आप को वनराज की पत्नी कभी माना ही नहीं, और इटली आके पूरे ट्रेडिशनल्स में मंगलसूत्र डाल के सिंदूर लगा के घूम रही है, और तो और इसे टूटे हुए हाथ के साथ भी सिंदूर लगाना है। लोग हंसेंगे तुम पर। बट वन मेकआउट वोंट हर्ट देयर फ्रेंडली मैरिज। पति ही औरत का सब कुछ होना चाहिए, यही इस खानदान की मर्यादा है। वनराज, और इसी के साथ भाई को रियल लाइफ की तरह ही फिल्म में भी भाभी नहीं मिलती। दिल में अब कोई ख्याल भी नहीं है, और नंदिनी अभिराज के पास चली जाती है। तेरे जाने का मलाल भी नहीं है। जाओ। बट ऑन अ सीरियस नोट, हम दिल दे चुके सनम में कैरेक्टर्स बहुत ही अच्छे से लिखे गए हैं। जैसे नंदिनी स्टार्टिंग में काफी ज्यादा हैप्पी और फन लविंग लड़की होती है, लेकिन जब समीर चला जाता है और उसकी शादी मर्जी के बगैर वनराज से होती है, तो शी बिकम्स वेरी क्वाइट एंड लॉस्ट। एंड एक्चुअली द फिल्म इज टोटली अबाउट हर जर्नी, कि कैसे वो एक ऐसी लड़की थी जिसके लिए लव इज ऑल अबाउट द हैप्पी मोमेंट्स शी शेयर्ड विद समीर। लेकिन इटली ट्रिप के दौरान वनराज को जानने पर उसे ये रियलाइज होता है कि प्यार देने का नाम है। इट्स अबाउट वांटिंग हैप्पीनेस फॉर अ पर्सन जिसे हम प्यार करते हैं।
तुम क्या जानो प्यार क्या होता है? कई लोगों को नंदिनी का कैरेक्टर काफी कंफ्यूज लग सकता है दैट शी डजंट नो कि उसको चाहिए क्या। एंड ऑनेस्टली मुझे भी शुरुआत में ऐसा लगा था, लेकिन अगर एक्चुअली देखा जाए तो नंदिनी कंफ्यूज नहीं बल्कि इमोशनली स्टक थी। वो जान गई थी कि वनराज एक अच्छा इंसान है और उससे बहुत प्यार करता है, तो वो ना ही उसका दिल तोड़ना चाहती थी और ना ही समीर को धोखा देना चाहती थी। वो तो इवन अपनी और वनराज की फैमिली को भी लेट डाउन नहीं करना चाहती थी एंड उनके सामने खुश होना प्रिटेंड कर रही थी। इवन एंड तक भी वो बस यही सोच रही होती है कि क्या वो सेल्फिश बन रही है। व्हेन शी वाज बीइंग रूड टू वनराज तो ऐसा लगता है कि शी इज बीइंग वेरी सेल्फिश। भगवान है आप? नहीं चाहिए मुझे भगवान भगवान। लेकिन नंदिनी तो कॉन्स्टेंटली दूसरों के डिसीजंस की वजह से ही सफर कर रही होती है। She was not confused about herself, but she was confused about what's right. And finally, जब वो एंड में वनराज को चुनती है, तो actually she chooses a version of herself who is clear and more mature. She chooses a person who stood for her over a person who fell in love with her. तभी मुझे एहसास हुआ कि कुर्बानी ही सच्चे प्यार का आधार है। So this was a very complex character. ऐसे ही अगर वनराज को देखा जाए, तो he was one of the most nicest and dignified heroes, जो इस पेट्रियार्कल सोसाइटी में एक औरत के लिए स्टैंड लेता है जिससे वो प्यार करता था। क्या मर्दान की औरत को कमजोर मानकर उसकी खुशियों पर जबरदस्ती काबू करने में है? उसे कंट्रोल करने के बजाय ही रेस्पेक्ट्स हर चॉइस एंड लव फॉर समीर। समीर के बारे में पता चलने के बाद वो उन दोनों को मिलवाने के लिए हर किसी से लड़ने को तैयार था। उसे ये जान के बहुत दर्द हो रहा था और वो नहीं चाहता था कि नंदिनी उससे अलग हो, बट एट द सेम टाइम ही ओनली वांटेड हर टू बी हैप्पी। प्यार अपनी खुशी में नहीं बल्कि जिन्हें तुम प्यार करते हो उनकी खुशी में है। लास्ट में जब नंदिनी जा रही होती है तो वो उसे रोकना चाहता है, लेकिन कहते कहते रुक जाता है। क्या तुम? नंदिनी तुम आ गई? समीर तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा है। ऑन दी अदर हैंड समीर वॉज ऑल्सो नॉट रॉन्ग। ही लव नंदिनी सो मच, लेकिन गुरु दक्षिणा की वजह से उसे जाना पड़ता है। He waited for her and उसे बिलीव था कि वो कभी न कभी तो उसके पास आएगी, लेकिन when he got to know about वनराज तो नंदिनी को रुकने के लिए फोर्स करने के बजाय वो उसे जाने देता है, even though it was not at all easy for him. इजाजत दे दी। So this is the beauty of हम दिल दे चुके सनम, जहाँ पे तीनों में से कोई भी विलन नहीं है। हर एक कैरेक्टर काफी vulnerable and emotionally stuck है, which makes them very human and relatable. The film is about their emotional evolution and final clarity. जहाँ पे हीरोइन किसको मिलेगी इससे कई ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि प्यार कैसे इवॉल्व होता है। And that's why I feel कि इसका जो क्लाइमैक्स था वो स्टोरी के साथ completely justice करता है। As it's not a very typical cliched love triangle वाली कहानी जहाँ पे बस दो हीरोज are randomly fighting for the girl। वो दोनों एक दूसरे के प्यार और नंदिनी की रेस्पेक्ट करते हैं। फिल्म में संजय लीला भंसाली ने कई इंपॉर्टेंट सीन्स को बिना ज्यादा कट्स के काफी देर तक प्ले आउट होने का मौका दिया है, जिसकी वजह से एक्टर्स की परफॉर्मेंस तो इनहेंस होकर आती ही है, लेकिन साथ ही इमोशंस भी बहुत ही इफेक्टिवली एंड ब्यूटीफुली कन्वे हो जाते हैं। एक दिन कोई मुझे तुम्हारी नाक के नीचे सुना कर ले जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, खाली आसमान को ताकते रहना तुम। लेकिन ऑनेस्टली माय फेवरेट सीन इज दिस वन। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? और उसके बाद कौशल्या और मैं टेल मी, जब घर पे लड़ाई होती है और तभी कोई आ जाए तो यही नहीं होता है। देन कैरेक्टर्स की आंखों पे भी काफी फोकस किया है, which was really important. I mean, come on, if you have Aishwarya and you are not focusing on eyes, then it's a crime, Chico. Cool, I like it already. Now since ये एक संजय लीला भंसाली फिल्म है, तो सेट डिजाइन और कॉस्ट्यूम्स पे भी काफी एफर्ट डाला गया है। All this has been part of the screenplay. Anything that is visually going to be seen on the film, art direction, costumes, camera work. These are three departments which finally is what is the visual impact of the film. Therefore, all three need a lot of attention. All the people in the house were in traditionals, और समीर भी धीरे धीरे वेस्टर्न से इंडियन बनते जाता है। क्लाइमैक्स में तो when everyone was in black, तो सिर्फ वनराज ही व्हाइट सूट में होता है, which symbolizes him being very different and good, क्योंकि जो उसने किया वो शायद ही कोई और करता। Costumes primarily because finally how nice the characters look. How will Aishwarya's character look like Aishwarya's character? How do we break her from her image of the other films? How do we make Salman different? अच्छा, अगर सॉन्ग्स के बारे में बात करें ना, तो अनपॉपुलर ओपिनियन, बट आई एम नॉट द बिगेस्ट फैन ऑफ दिस एल्बम। लोग हंसेंगे तुम पर, लेकिन तड़प तड़प इज वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल सॉन्ग्स। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की। ऊपर से जब भाई रोते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई इमोशनल ना हो। एक बार मुझे गले लगा लो पापा प्लीज।
बट आई मस्ट से द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस फिल्म फॉर मी, मतलब अजय देवगन की एक्टिंग इज वेरी गुड एंड ही इज दैट एक्टर जिन्हें स्टार होने के बाद भी उतना ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता। ही इज सच अ ग्रेट एक्टर, बस थोड़ा रीमेक्स और सीक्वल्स की दिक्कत है, पर यार उनकी भी क्या गलती है, जब अच्छी फिल्म करते हैं तो हम ही इग्नोर कर देते हैं। बट उनके अलावा आई वाज सेइंग कि द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस फिल्म फॉर मी इज द जोड़ी ऑफ भाई एंड भाभी, सलमान एंड ऐश्वर्या। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सीन उनकी केमिस्ट्री वाज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। यार आई रियली वांट देम टू डू मोर फिल्म्स टुगेदर। बट हाँ यार, एज ऑलवेज दिस इज जस्ट माई ओपिनियन। तुम लोग बताओ व्हाट आर योर थॉट्स ऑन हम दिल दे चुके सनम। बाकी डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिकॉज़ ग्रेट कंटेंट इज ऑन द वे। सो यस, दैट्स इट एंड नाउ दैट्स सिनेमा बफ साइनिंग ऑफ। खामोशी से कुछ हासिल नहीं होगा। हाँ, ये तो भंसाली साहब से अच्छा कौन जानता है। जाओ।